हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और आज का हमारा लेक्चर है अबाउट कोलिजन थ्योरी। तो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था अबाउट कोलिजन थ्योरी। तो दोनों लेक्चर को डिफरेंशिएट करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए मैं बता दूं कि हम पढ़ रहे थे इफेक्टिव कोलिजन, और इफेक्टिव कोलिजन को क्रॉस करने के लिए दो बैरियर चाहिए थे। एक था हमारा एनर्जी बैरियर और दूसरा है ओरिएंटेशन। तो एनर्जी बैरियर हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, दैट इज कोलिजन थ्योरी का लेक्चर 1 कोलिजन थ्योरी के लेक्चर 1 में। आज कोलिजन थ्योरी का लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन बैरियर। आज के लेक्चर में हम कोलिजन थ्योरी के पास क्या लगा देते हैं, लेक्चर 2, क्योंकि लेक्चर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट वाज रिलेटेड टू एनर्जी बैरियर, कोलिजन थ्योरी लेक्चर 1। तो ये हो गया हमारा लेक्चर 2। अब उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा क्या रहेगा, ओरिएंटेशन बैरियर। अब जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, सारे एग्जाम देते हैं, पर सारे इफेक्टिव कैंडिडेट नहीं होते हैं। तो इफेक्टिव कैंडिडेट बनने के लिए मैंने दो कंडीशंस बताए थे, एक तो आप हार्ड वर्क कीजिए और दूसरा राइट डायरेक्शन में कीजिए। तो हार्ड वर्क के बारे में हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। अब राइट डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं कि नहीं वो जरूरी है, दैट इज ओरिएंटेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ओरिएंटेशन बैरियर, कि जब कोलिजन हो रही थी, कोलिजन थ्योरी में मैंने बोला था कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना पड़ेगा और उनके पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी नए बॉन्ड बनेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो क्या सारे कोलिजन से बॉन्ड टूटेंगे और मॉलिक्यूल बनेंगे? नहीं, सारे कोलिजन से नहीं टूटेंगे। सारे कोलिजन से नहीं टूटने के लिए कोलिजन्स को मैंने स्पेसिफाई किया कि सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन से टूटेंगे। तो आखिर वो कौन कौन से कोलिजन है जिनको हम इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे? तो जो ये दो बैरियर को क्रॉस कर जाए, यानी उनकी एनर्जी, एक मिनिमम एनर्जी इतनी रहे कि वो हमारे बॉन्ड को तोड़ने के लिए यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करे और ओल्ड बॉन्ड्स को तोड़े। और ओरिएंटेशन बैरियर अब पढ़ने जा रहे हैं कि ओरिएंटेशन कैसी हो। तो इसके बारे में पहले आप लिख लीजिएगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन leads to bond formation। अब जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा कि प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लीड्स टू बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो ऐसे में जो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? तो जो हमारे रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो, क्योंकि टक्कर तो उन्हीं की हो रही है। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो टक्कर कर रहे हैं, अगर उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर रही तो बॉन्ड बनेगा, और अगर ओरिएंटेशन उनकी गड़बड़ रही तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो दो ही तरह के होंगे, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक इम्प्रॉपर। क्लियर है? अब इसको जरा आगे समझेंगे डिटेल्स में तो हमें और समझ में आएगा कि क्या होता है। वेयर एज प्रॉपर ओरिएंटेशन से तो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, बट इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या होगा? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो क्या करेंगे, वो सिंपली बाउंस बैक कर जाएंगे और कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। जो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा उनमें नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि वो जो टक्कर करने के बाद क्या कर जाएंगे, सिंपली बाउंस बैक कर जाएंगे। और जो ये बाउंस बैक कर जाते हैं, इनके कोलिजन्स को हम क्या नाम देते हैं, इनइफेक्टिव इलास्टिक कोलिजन। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमें ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज द सेकंड बैरियर। एनर्जी बैरियर प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है फर्स्ट, अब सेकंड पे आए हुए। ओरिएंटेशन क्या कह रहा है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन से अगर काम हुआ, किसका, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे टक्कर हो रहे हैं, टक्कर ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी, हजारों रास्ते हैं टक्कर होने के,
बट जब एक प्रॉपर डिसाइडेड वे में टक्कर होगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वो कौन सा वे होगा अभी डिस्कस करेंगे। बट जब इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात होगी तो वहां प्रोडक्ट के फॉर्मेशन नहीं होंगे। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में टक्कर हुआ, दोनों दूर चले जाएंगे, टक्कर हुआ, बाउंस बैक, और जब दोनों टक्कर में पास नहीं आए तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा, दोनों मुड़ के वापस चले गए, बाउंस बैक, तो होगा इन इफेक्टिव इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन जो होगा इन इफेक्टिव होगा। अब यहां से इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस एग्जांपल को लेकर समझने की कोशिश करेंगे। सारी चीजें यहाँ गैसियस स्टेट में है, हम चाहें तो स्टेट मेंशन कर सकते हैं। अब समझिए कि क्या होता है हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड क्या होता है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो जब प्रॉपर ओरिएंटेशन की मैं बात करूं तो देखिए क्या होगा, H2 के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे रहेंगे, H तो H2 के मॉलिक्यूल्स को मैंने यहां बना दिया। इनके साथ एडिशन किसका होगा, I2 के मॉलिक्यूल्स का। देखिए कैसे होगा, H2 के मॉलिक्यूल्स के साथ H2 के मॉलिक्यूल्स के साथ I2 के मॉलिक्यूल्स का मैंने कोलिजन कराया, ओरिएंटेशन मिलाया, और देखिए वो कैसे जाके मिले। देखिए ध्यान से HHII। अब अगर यहां हम ध्यान से देखें तो बिल्कुल प्रॉपर कोलिजन है, और जब प्रॉपर कोलिजन होगा तो बॉन्ड के फॉर्मेशन होंगे। ये क्या है हमारा प्रॉपर कोलिजन, और जब भी प्रॉपर कोलिजन होगा तो बॉन्ड के फॉर्मेशन होंगे। H2 I2 दोनों इस डायरेक्शन से ओरिएंटेशन से, इधर से H2 इधर से I2 ऐसे कोलिजन हुआ, और यहाँ दिख भी रहा है ये प्रॉपर कोलिजन है। और जब प्रॉपर कोलिजन है तो क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो देखिए कैसे होगा, HI यहां से हटेंगे तो देखिए कैसे बनेगा, HI प्लस HI। बहुत ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो इफेक्टिवली क्या हो गया 2HI। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इफेक्टिवली क्या है हमारा 2HI। देखिए फिर से एक एग्जांपल लिया हमने समझाने के लिए, व्हाट इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड व्हाट इज द इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर वो है जिनसे बॉन्ड बनेंगे, इम्प्रॉपर वो है जिनसे बॉन्ड नहीं बनेंगे। एक एग्जांपल लिया H2 प्लस I2 2HI, सारे गैसियस मोल्स हैं। H2 के मोल्स I2 के मोल्स इस वे में कोलाइड कर रहे हैं और उनका काम हो जा रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर कोलिजन है, और प्रॉपर कोलिजन है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहां से HI, यहां से HI 2HI। बट अब आप देखें दूसरा केस तब पता चलेगा कि व्हाट इज द इम्प्रॉपर कोलिजन। अगर यही कोलिजन किसी दूसरे तरीके से होता, फॉर एग्जांपल ऐसे होता, यहां से ले लिया रहता हमने H2 और ऐसे ऐड किए रहते हैं हम I2। अब कोलिजन का डायरेक्शन देखिए, पहले H2 I2 ऐसे कोलाइड हुए थे, अब H2 I2 ऐसे कोलाइड हुए, ओरिएंटेशन चेंज हुआ। तो H2 I2 का जब ओरिएंटेशन चेंज हुआ, अब देखिए इनके कोलिजन कैसे होंगे, इस डायरेक्शन में, और ये कोलिजन क्या होगा इम्प्रॉपर कोलिजन। और जब इम्प्रॉपर कोलिजन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन की जगह क्या होगा, मैंने बोला था वो बाउंस बैक कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, वो बाउंस बैक कर जाएंगे और बॉन्ड सेपरेशन हो जाएगा। जब बाउंस बैक कर जाएंगे तो बॉन्ड सेपरेट कर जाएंगे, और बॉन्ड सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, जो थे वही रहेंगे। बॉन्ड सेपरेट कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा H2 प्लस I2। क्लियर है। अब जरा अच्छे से लिख लीजिए। तो इस पे आप चेक करेंगे कि यहाँ क्या कंफ्यूजन है, तो आप चेक कीजिए।
प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में मैंने अंतर बताया। प्रॉपर वो है जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे और इम्प्रॉपर वो है जो बॉन्ड फॉर्म नहीं करके उल्टा बाउंस बैक हो जाएंगे और बॉन्ड्स में सेपरेशन हो जाएगी। तो एक एग्जांपल ले लिया, H2 ऐसे लड़ा, इसलिए प्रॉपर बॉन्ड फॉर्म हो गया और H2 प्लस I2 मिलकर 2HI बन गए। बट इम्प्रॉपर कैसे होगा? जब H2 और I2 ऐसे कोलाइड करेंगे इस मैनर में, तो ये इम्प्रॉपर है। यहां से फिर से बाउंस बैक वर्ड यूज किया हमने, बाउंस बैक। ये अपने तरफ अलग H2, ये अपने तरफ अलग I2। तो H2 और I2 हो चुके हैं और हमारा बॉन्ड सेपरेट हो चुका है। तो ये चीज अगर आप समझ गए तो आई थिंक आप कोलिजन थ्योरी थोड़े अच्छे से समझ गए, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको ओरिएंटेशन बैरियर डिस्कस कर चुका है। अब पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी बैरियर डिस्कस कर लिया है, आज हम ओरिएंटेशन बैरियर डिस्कस कर रहे हैं। अब जब मैं इसमें थोड़ा आगे और बढ़ूं तो थोड़ा मुझे यहाँ जगह चाहिए, मैं इसको रब करूंगा और फिर आगे आपको बताऊंगा। तो बिफोर मूविंग फर्दर मैंने बोला कि मैं आपको यहाँ कुछ एक और पॉइंट्स बता दूं कि इस थ्योरी में क्या एज्यूम किया गया है। इस थ्योरी में एज्यूम किया गया कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत हार्ड स्फीयर है। तभी तो क्या हो रहा था, मैंने बोला जब वो इम्प्रॉपर कोलिजन हो रहे थे तो बाउंस बैक कर जा रहे थे। तो पहला हमारा यहाँ पे क्या था एजम्पशन, एज्यूम किया था हमने कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो हार्ड स्फीयर है। और दूसरा एजम्पशन ये था कि रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से कोलाइड करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी का नाम ही हमारा कोलिजन थ्योरी। तो इस पॉइंट को भी आप लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को एज्यूम किया गया कैसा? टू बी हार्ड स्फीयर। अब वो हार्ड स्फीयर है, तभी जब वो इम्प्रॉपर कोलिजन्स होते थे तो रिटर्न करते थे। अब क्या होगा, हार्ड स्फीयर के बाद अगला क्या एज्यूम किया गया कि रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर। कह रहा है कि रिएक्शन कब अकर करेंगे, कब रिएक्शन होगा? तो जब व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विच ईच अदर, जब रिएक्शन के व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर, जब वो आपस में टक्कर करेंगे तब जाके उनमें रिएक्शन होगी। तो ये दो एजम्पशंस हैं उनमें, पहला है हार्ड स्फीयर का और दूसरा है उनके मॉलिक्यूल्स के कोलिजन का। तो ये दो एजम्पशंस लिए गए हैं। अब इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए इस थ्योरी में, इसके लिए हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले मैं इसको रब करूंगा और फिर मैं आपको लेके चलूंगा इसके नेक्स्ट जर्नी पे। तो हम पढ़ रहे हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के लिए मैंने दो बोले थे कि सारे कोलिजन्स पहले क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना होगा और सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेंगे, ओनली इफेक्टिव कोलिजन्स करेंगे। बट कौन कौन से लोग इफेक्टिव कोलिजन कहलाएंगे, कौन कौन से लोग इफेक्टिव कोलिजन करेंगे? तो जो लोग ये दो बैरियर पार कर देंगे, एनर्जी बैरियर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, ओरिएंटेशन बैरियर जो आज पढ़ रहे हैं। अब इन लोगों ने कैसे कैसे आर्हेनियस के इक्वेशंस को मॉडिफाई किया, हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या असर पड़ा। तो सबसे पहले ये समझिए, अब मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो नंबर ऑफ कोलिजन की बात करूंगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन, अब जो नंबर ऑफ कोलिजन है मैं किस सेक्शन पे बात कर रहा हूं? तो पर सेकेंड एंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड एंड पर यूनिट वॉल्यूम पे जो कोलिजन होगी उसको क्या कहेंगे? तो पर सेकेंड पे है तो जनरली हम क्या कहते हैं उसको? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इधर से आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं जेड से। तो एक चीज मैंने क्लियर कर दी कि जिस कोलिजन की हम बात कर रहे हैं, अगर उस कोलिजन को एक पार्टिकुलर पर सेकेंड और पर यूनिट वॉल्यूम पे लिया जाए तो उसको कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको डिनोट करते हैं जेड से। अब एक कॉमन सा कोई इक्वेशन लेते हैं, जैसे a प्लस बी गिव्स अस प्रोडक्ट या p। अब a प्लस बी हमने एक एग्जांपल लिया जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है, तो यहां से हम रेट लिखेंगे तो रेट क्या होगा? अगर यहां से हम रेट लिखेंगे तो हमारा रेट क्या होगा?
तो रेट हमारा होगा इन जनरल, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी इसको मॉडिफाई कर रही है जेड। अब जो जनरल जेड है वो और ए और बी के केस में, क्योंकि वो जेड किसके लिए है, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कोलाइड कौन कर रहा है, रिएक्टेंट्स ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा जेड का ए एंड बी, और ये हमारा ई माइनस ई ए बाई आर टी। ये आपने देखा है हमें आर्हेनियस में। अब यहाँ पे लिख लीजिए कि जेड ए बी क्या है, तो जेड ए भी कुछ भी नहीं है, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है फॉर रिएक्टेंट्स ए एंड बी। ए एंड बी के रेफरेंस में, क्योंकि ए एंड बी कोलाइड कर रहे हैं, तो वही कोलिजन जो हो रहा है पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम पे जेड, एंड विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी जेड ए बी। तो रेट हो गया जेड ए बी ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब यहां से एक नोट लिख लें जो आगे कभी हमें काम आ जाता है। वो नोट क्या कहता है, ये जो इनके कोलिजन्स हो रहे हैं, नोट हमें यहां से नोट लिखना है कि यहां से जो भी हमारे जेड ए बी की वैल्यू आती है, जेड ए बी जिसको हम क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू इन जनरली 10 टू द पावर 25 से 10 टू द पावर 28 तक होती है, जो कि जनरली हाई वैल्यू है। 10 टू द पावर 25 से 10 टू द पावर 28, यानी कम एक सेकेंड में, पर यूनिट सेकेंड में, पर यूनिट वॉल्यूम में जनरली 10 टू द पावर 25 से 10 टू द पावर 28 कोलिजन्स होते हैं। पर ये सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं है, नहीं तो इतने सारे कोलिजन्स हैं कि बहुत सारे बॉन्ड बन जाएंगे। एक्चुअली हाई वैल्यू है 10 टू द पावर 25 से 10 टू द पावर 28। अब इन सारे कोलिजन्स को इफेक्टिव बनाने के लिए हमने दो बैरियर लगाया, और जो लोग इस बैरियर से क्रॉस कर जाएंगे वो लोग हमारे इफेक्टिव कोलिजन्स कहलाएंगे। तो इस बैरियर को हमने यहाँ पे इसको मॉडिफिकेशन कर दिया जेड ए बी। अब कह रहे हैं कि अगर अब इस इक्वेशन को मैं आर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो, इफ वी कंपेयर दिस रिएक्शन या दिस इक्वेशन विथ आर्हेनियस इक्वेशन, जब आर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो आपको याद होगा कि आर्हेनियस इक्वेशन में यहाँ पे सिर्फ ए होता था, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए डॉट ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो आर्हेनियस इक्वेशन में यहाँ ए होता था, तो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों को कंपेयर करूं तो ए किस चीज से रिलेटेड होगा, ए इज रिलेटेड विथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, रिलेटेड टू एक कोलिजन की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। आर्हेनियस के इक्वेशन में आपको याद होगा कि आर्हेनियस के इक्वेशन में k इक्वल टू यहाँ a डॉट ई माइनस ए आर टू, बस इस जगह पे कैपिटल ए रहता था, जिसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। तो एक फैक्टर तो हमने कोलिजन का कर लिया, अब एक और फैक्टर हमारे पास बचा हुआ है नाउ। अब हमारे पास ओरिएंटेशन का भी फैक्टर है। अब ओरिएंटेशन के फैक्टर्स के बारे में जब बात करेंगे तो एक और नया फैक्टर आएगा। जब मैं ओरिएंटेशन की बात करूंगा तो एक अनदर फैक्टर, एक नया फैक्टर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, अनदर फैक्टर दैट इज कॉल्ड पी। अब पी क्या है, तो यह प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर। अब इस फैक्टर के, ये फैक्टर कहां से आया, इसका क्या मतलब है, क्यों आया, तो वो समझ लीजिए। ये फैक्टर आया किसके कारण, ओरिएंटेशन। क्यों, क्योंकि आपने अपने कोलिजन के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस कर लिए हैं, कोलिजन के अकॉर्डिंग आर्हेनियस में आपने मॉडिफिकेशन कर लिया है, बट ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस अभी नहीं हुई है, क्योंकि जो इफेक्टिव कोलिजन्स थी उसका मॉडिफिकेशन मैंने यहां लगा दिया, बट इफेक्टिव ओरिएंटेशन से भी तो लोग छटेंगे। तो ओरिएंटेशन के कारण ही ये फैक्टर आया था, और इसके कारण भी हमें इसमें मॉडिफिकेशंस लगाना होगा। तो उस फैक्टर को हमने क्या लिया, P, दैट इज प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर। तो ये फैक्टर क्या कहता है, तो लिख लीजिए कि रेफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स
ये जो फैक्टर है क्या रेफर करता है, ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव कोलिजन। तो जब ये हमारा ओरिएंटेशन फैक्टर है तो ओरिएंटेशन भी तो रेफर करता है, इफेक्ट करता है किसको, इफेक्टिव कोलिजन को। तो इसके कारण भी हमें चेंजेस करने होंगे। चेंज करने के पहले इसके बारे में हमने एक नोट लिखा था, तो हम इसके बारे में भी एक नोट लिखेंगे क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ती है। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इसके बारे में भी लिख लेंगे नोट कि जो पी होता है स्टेरिक फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, इसकी वैल्यू लाई करती है 1 to 10 to the power -9 तक। अब ये मॉडिफाई कैसे करता है आर्हेनियस इक्वेशन को, जब हमने ZAB का फैक्टर लिया था तो उसने क्या किया था, ZAB यहाँ आ गया था, Z का फैक्टर कोलिजन लिया था तो उसने मॉडिफाई करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर लिया था। अब P का भी फैक्टर लेंगे तो P भी क्या करेगा, रेट इक्वेशन वहां आर्हेनियस इक्वेशन में जाएगा और P का भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और ये तो पहले से है। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। तो मैं एक बार आपको ब्रीफली बता दूं कि जो हम कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे हैं उसने एज्यूम किया हुआ कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फीयर्स होते हैं और उनमें कोलिजन होगी तभी जाके आगे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। बट कोलिजन तो बहुत सारे होते हैं। कोलिजन्स की कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है, 10⁻25 से 10⁻28 तक, पर सारे कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होंगे क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दो बैरियर्स होती है, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन। तो इनका इफेक्ट लिया, जब मैंने इफेक्टिवनेस देखा तो इस फैक्टर को हमने यहाँ डाल लिया आर्हेनियस के इक्वेशन में, क्योंकि Z ही था कोलिजन फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू A एंड B रिएक्टेंट्स, ZAB हो गया, और ये ZAB आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या था, हमारा A था, तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी से रिलेट हो गया। अब हमें एक और फैक्टर है हमारा ओरिएंटेशन बैरियर। तो सारे ओरिएंटेशन इफेक्टिव नहीं होते हैं, कुछ ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होने के कारण इन इफेक्टिव इलास्टिक कोलिजन्स पे जाते हैं, तो उनके कारण जो हमारा मॉडिफिकेशंस होगा वो स्टेरिक फैक्टर P ऐड होगा और इसकी वैल्यू 1 to 10⁻⁹ तक होती है। और ये कैसे मॉडिफाई करता है इक्वेशन को, तो इस P का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और ये हो जाते हैं फाइनल इक्वेशन। तो इसके साथ आपका कोलिजन थ्योरी का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कोलिजन थ्योरी। अब मैं इसको रब करूंगा और इसके न्यूमेरिकल सेक्शंस की तरफ अप्रोच करेंगे। तो पहले मैं इसको रब करूंगा, तो न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज 30.5 किलोजूल पर मोल एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड इज 45.4 किलोजूल मोल इन केस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, नाइदर एक्सो नॉर एंडो, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने आपको एक्सो और एंडो के लिए दो ग्राफ पढ़ाया था, अगर आप उसको रिकॉल कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एनर्जी प्रोफाइल मैंने पढ़ाई थी। एक्सो के केस में मैंने बोला था कि रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी क्योंकि हम टुवर्ड्स स्टेबिलिटी जाते हैं और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। वाइस वर्सा एक्सो में रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होती है एंड प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो हम 1 by 1 चेक कर लेंगे। ये हमारा मैंने बोला था क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, और ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। मैच कीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज गिवन 30.5, तो सपोज ये है हमारा 30.5 किलो जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड इज गिवन 45.4 किलो जूल पर मोल। बिल्कुल सही है। एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड का वो छोटा है और बैकवर्ड का बड़ा है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का छोटा है और बैकवर्ड का बड़ा है इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक। सो 30.5 छोटी वैल्यू, 45.5 बड़ी। So this reaction is nothing but exothermic reactions, which we can clearly see from the graph that forward activation energy is lesser and the backward activation energy is greater. So that's why they are the exothermic reactions.
तो ग्राफिकल अप्रोच को अगर अच्छे से यूज किया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाते हैं। ये दोनों ग्राफ मैंने डिटेल्स में बताया है, अगर आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं इसको रब कर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट डायग्राम फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो रिएक्शन का नेचर पता चल गया एंडोथर्मिक, दैट प्रोवाइड थ्रू द टू स्टेप रिएक्शन and the second step is the rate determining step. rate determining step वो होता है जो स्लो स्टेप होता है, हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एंडोथर्मिक, तो मैंने आपको पहले ही दो रास्ते बता दिए थे कि कौन सा ग्राफ होता है। एक्सो का ग्राफ होता है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, और एंडो का ग्राफ होता है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये हो गया आपका एक्सो, ये हो गया आपका एंडो। तो देखिए आपको रिएक्टेंट की एनर्जी कम चाहिए और प्रोडक्ट की ज्यादा। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब हमें चाहिए एंडोथर्मिक, तो एंडो मतलब हमें ये वाला चाहिए, प्रोडक्ट नीचे और रिएक्टेंट ऊपर। तो ये कट गया क्योंकि इसमें उल्टा है, प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट ऊपर, पर यहां उल्टा है, डिजायर के उल्टा। अब यहां पे देखिए क्या प्रॉब्लम है, यहां तो ठीक है प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट थोड़ा ऊपर, बट दो जो स्टेप है दोनों की अलग अलग वैल्यू है, और इसमें दोनों का सेम एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों के ट्रांजिशन एनर्जी भी देख लीजिए आप, तो भी दोनों का सेम हो रहा है। अब जब दोनों सेम है तो दोनों का रेट भी ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि दोनों शुरू भी एक जगह से हुए हैं और खत्म भी ऑलमोस्ट एक ही जगह पे हुए हैं। लेकिन हमें कैसा रिएक्शन चाहिए जहां सेकेंड स्टेप स्लो हो। अब देखिए कैसे पता चलेगा, ये एंडो तो हो गया क्योंकि रिएक्टेंट नीचे है प्रोडक्ट ऊपर है। अब जरा दोनों को कंपेयर कीजिए तो पता चलेगा कौन स्लो है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जाए, अगर ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड, कौन एक्टिवेशन एनर्जी किसका ज्यादा है, किसकी पहाड़ी ऊंची है और किसकी पहाड़ी पीक कम है। तो वन की पीक कम है, और जब कम है तो ये रिएक्शन फास्टर होगा, क्लियर है। तो ये जब फास्ट होगा तो स्लो कौन होगा, सेकेंड वन, और सेकेंड वन स्लो होगा तो वही तो हमारा RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज नथिंग बट सेकेंड स्टेप। बहुत ध्यान से समझिएगा ग्राफिकल अप्रोच को, कह रहा है कि हमें कैसा एंडोथर्मिक रिएक्शन ढूंढना है जो टू स्टेप में हो और सेकेंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग हो। तो ये और ये तो सीधे कट गए थे क्योंकि दोनों क्या थे हमारे एक्सोथर्मिक थे, दोनों में एनर्जी नीचे थी। इनमें अगर ये एक्सो हम इसको कंसीडर, सॉरी एंडो इसको कंसीडर भी कर लेते हैं, तो इन दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी में हमें फर्क ढूंढने में मुश्किल होगी, तो ये भी कट जाएंगे। इसको ध्यान से देखेंगे तो दिस इज क्लियरली एंडोथर्मिक, इसके तरह थोड़ा कंफ्यूजिंग में नहीं है, ये क्लियरली एंडोथर्मिक है क्योंकि रिएक्टेंट क्लियरली नीचे है, प्रोडक्ट क्लियरली ऊपर है, और दोनों की पीक भी अलग अलग है। तो जब ये फर्स्ट पीक को देखें और सेकेंड पीक को, तो फर्स्ट वाली पीक नीचे है, सेकेंड पीक ऊपर है, तो ये रिएक्शन इजिली होगी क्योंकि पीक बैरियर इसका छोटा है, इजिली होगी मतलब फास्टर होगी। ये पीक बड़ा है तो स्लो होगा, और जो रिएक्शन स्लो होता है सेकेंड स्टेप वही रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो इस कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे और इसको रब करते हैं। तो ग्राफिकल अप्रोच को ध्यान से देखें। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, इसको एक बार पढ़ लीजिए। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन का नेचर कैसा, एक्सोथर्मिक, केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन टू स्टेप्स एज फॉलो। फर्स्ट स्टेप क्या है, ए से बी देगा, ए से बी रिएक्टेंट है, एक्स आएगा प्रोडक्ट विच इज द स्लो वन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्लो वन। एंड उसके बाद जो एक्स बना है वो फिर ए बी बनेगा फास्टर रेट से। कह रहा है कि द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब बाय। तो क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है तो इसमें एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का हिंट गिवन है, दो स्टेप में हो रही है, फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो है और सेकंड स्टेप फास्ट है। तो देखिए कैसे जानेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हमेशा प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे रहनी चाहिए, रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट ऊपर। तो ये हो गया एंडोथर्मिक, कैंसिल आउट। अब टू स्टेप का रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो गया है, कैंसिल आउट। अब हमारा काम आ गया, फर्स्ट स्टेप स्लो है तो ए और सी में देखिए, ए में पहली पीक छोटी है, इसमें पहली पीक बड़ी है, सेकेंड पीक लार्जर, सेकेंड पीक लेसर।
तो आखिर कैसे पता चलेगा? स्लो स्लो क्यों हुआ होगा? जब पहला स्टेप स्लो है एंड सेकेंड स्टेप फास्ट है, तो पहला स्टेप जिसका स्लो होगा उसकी पीक बड़ी होगी, बड़ी पहाड़ी है, और इसकी पहाड़ी देखिए छोटी है। सिर्फ फर्स्ट को कंपेयर कीजिए तो इसका पीक बड़ा है विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे सेकेंड का पीक बड़ा है तो सेकेंड स्लो हो जाएगा। बट हमें कौन सा स्लो करना है? फर्स्ट। तो फर्स्ट की पीक बड़ी, सेकेंड की छोटी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। तो बहुत ही क्लियर है, आप ध्यान से देख लीजिए। ए बी से चले थे, ए बी से चले, एक्स पे पहुंचे, एक्स पे पहुंचे, एक्स से चले, ए बी पे पहुंचे। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारा स्लो हुआ फर्स्ट स्टेप। क्यों? क्योंकि पहले वाले का डिस्टेंस बैरियर बहुत ऊंचा था, इसलिए ये स्लो गया। ये बैरियर घटा, एक्टिवेशन एनर्जी घटा, तो फास्ट हुआ सेकेंड स्टेप में। तो ये न्यूमेरिकल्स में क्लियर हो गया। ग्राफिकल अप्रोच पे ज्यादा ध्यान देंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट रूल्ड आउट हो गए थे, दो बच गया था ये दोनों। इसमें फर्स्ट स्टेप फास्टर है, इसमें फर्स्ट स्टेप स्लो है, क्योंकि इसकी पीक बड़ी, इसकी पीक छोटी, स्टेप फास्टर। तो इसलिए आंसर हो गया सी। तो मैं इसको रब करूंगा और मूव करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन गिवन ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी प्लस 38 किलो कैलोरी energy and activation energy is 20 kilocalorie. What would be the EA for C plus D gives us A plus D? तो इसका सीधा मतलब है कि ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसमें हमें 38 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है और इसका एक्टिवेशन एनर्जी 28 है। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी पूछा जा रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए? ए बी एंड सी एंड डी। फॉरवर्ड के लिए कितना है? 20। और पूछ किसके लिए रहा एक्टिवेशन एनर्जी? रिएक्शन उल्टा के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। देखिए जो यहाँ प्रोडक्ट में थे यहाँ रिएक्टेंट में आ गए। तो फॉरवर्ड का गिवन है 20, बैकवर्ड का आपको निकाल लेना है और ऑप्शंस है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये हमें क्लियर हो गया कि हम एनर्जी दे रहे हैं कि हमें एनर्जी मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन से क्लियर हो रहा है कि हमें एनर्जी मिल रही है। तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ग्राफ कैसा होता है? तो आपको पता है कि रिएक्टेंट्स ऊपर रहेंगे और प्रोडक्ट नीचे, क्योंकि हमें एनर्जी मिली है, प्रोडक्ट लोअर एनर्जी पे गया है, हायर से लोअर, तो हमारे लिए एनर्जी उसने दिया है 38। तो अब देखिए क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी पहले से हमें क्लियर है, फॉरवर्ड का 20। तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रहेगी? 20। तो ये हो गया 20 किलो कैलोरी यूनिट हो गया। और हमें पहले से उसमें कितना था? 38 था। तो ओवरऑल कितना हो गया? आप जाकर देखें पहले से हमें कितना था इसमें? 38। अब किसके लिए पूछ रहा है? बैकवर्ड के लिए। तो बैकवर्ड कितना है? इसके बराबर है, यही तो बैकवर्ड है, इसके बराबर। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बैकवर्ड आ जाएगा। तो 20 प्लस 38 इक्वल टू 58। यूनिट क्या रहेगा? किलो कैलोरी। So this one is the answer. The answer is D. तो बहुत क्लियर हो गया था कि हमें एनर्जी मिली थी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, हमारा फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी 20 गिवन था और हमारे पास एनर्जी थी 38 और हमें चाहिए बैकवर्ड का। दिस इज फॉर बैकवर्ड। तो 38 प्लस 20 दैट इज 58 किलो कैलोरी। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, इसको रब करूंगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, तो इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज 2, बाय व्हाट फैक्टर द रेट विल इंक्रीज इफ देयर इज 100 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी मैंने आपको बताया हुआ था कि जब उसका हर 10 डिग्री टेम्परेचर पे रिएक्शन डबल होता था, वहां पे मैंने आपको बताया था एवरी 10 डिग्री, पर यहाँ पे 10 डिग्री नहीं, कितना है देखिए 100 डिग्री। तो पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में मैंने आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ाया था, जिसमें मैंने क्या बोला था कि एवरी 10 डिग्री राइज, उसे t + 10/10 को डिवाइड किया था और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑलरेडी गिवन है 2, जो कि मैंने बोला था कि एवरी 10 डिग्री राइज पे डबल होता है। पर 10 डिग्री की जगह पे यहाँ पे कितना है? 10 डिग्री से कितने टाइम्स ज्यादा है? तो 10 टाइम्स, यानी 100 डिग्री जो बढ़ा तो 10 डिग्री एंड 10 डिग्री 10 डिग्री 10 टाइम्स बढ़ा होगा।
पहले 10, फिर 20, फिर 30, सो ऑन। तो 1 टाइम्स, सेकेंड टाइम्स, थर्ड टाइम्स, ऐसे 10 बार ऐसा इंक्रीज हुआ था। और एवरी 10 डिग्री इंक्रीज में हमारा कितना बढ़ता है 2, और ऐसा कितने बार हुआ 10 बार। तो कितने टाइम्स बढ़ा 2 टू द पावर 10, 1024, इतने टाइम्स रेट विल इंक्रीज। कितने टाइम्स बाय व्हाट फैक्टर, तो फैक्टर होगा 1024। अच्छे से समझ लीजिएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 गिवन है, यानी एवरी 10 डिग्री पे डबल होगा। और 10 डिग्री पे डबल होगा, हमारा 100 डिग्री राइज हो गया है। तो 10 डिग्री का कितने फोल्ड राइज हुआ है 100/10, 10 फोल्ड्स। तो 1 फोल्ड पे 2 था, 10 फोल्ड्स पे 2 टू द पावर 10, तो 1020 टाइम्स इसका आंसर होगा। तो आई थिंक इसके साथ हमने इसका न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म कर लिया है। एक छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन बच गया इस चैप्टर का, दैट इज कैटालिस्ट। तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट हम देख लेते हैं, और इसको मैं रब करता हूं। तो एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है, हम उसको कर लेंगे, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का क्या रोल होता है, तो देखिए क्या करता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जनरली क्या करता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड। तो ये क्या करता है हमारे लिए, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है और खुद उसमें कंज्यूम नहीं होता है। तो कोई पूछेगा ऐसा कैसे हो जाता है, हाउ। तो ये करता क्या है कैटालिस्ट, एक्चुअली ये क्या करता है कि एक्टिवेशन बैरियर को डिक्रीज कर देता है बाय डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर होता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। अब कहेंगे कि कैसे होता है, तो समझेंगे हम ग्राफिकल अप्रोच से। जनरली कोई एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, ये रिएक्शन हमने लिया, इस रिएक्शन को अगर विदाउट कैटालिस्ट किया तो हमने ऐसा हुआ। अगर इसमें हम कैटालिस्ट डाल दे तो क्या हो जाएगा। कैटालिस्ट अपने लिए क्या करेगा, देखिए मैंने बोला ही, एक अलग एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा और एक ऑल्टरनेट पाथ बना लेगा। तो ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट्स जहां है वहीं है, यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट्स, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट। ये रेड वाली लाइन क्या होगी, अगर ब्लैक वाली लाइन की बात करूं तो ब्लैक लाइन क्या है हमारा रिएक्शन का पाथ है, बट कब, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटालिस्ट। बट रेड लाइन हमारी क्या है, रिएक्शन पाथ इन प्रेजेंस ऑफ या विथ कैटालिस्ट। तो देखिए ध्यान से, कैटालिस्ट ने क्या किया, जब कैटालिस्ट नहीं आया था, जब ये हमारा ब्लैक लाइन था, तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कितना था, इतना था। जब कैटालिस्ट नहीं आया था तो ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी थी। एक्टिवेशन एनर्जी कब, विदाउट कैटालिस्ट। बट रेड लाइन ने आके देखिए एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, अब एक्टिवेशन एनर्जी इतना ही रह गया। अब ये क्या है, ये भी है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी ही, बट विथ कैटालिस्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी को इसने कितना गिरा दिया, देखिए पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी यहां से यहां तक इतनी बड़ी थी, उसको डिक्रीज करके यहां लाया और इतना हमारा एनर्जी कम कर दिया, इसलिए रिएक्शन फास्टर हो गए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आदमी की इतनी एबिलिटी नहीं है चढ़ने की, तो बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पहुंचते होंगे, बट इसने कहा ठीक है पासिंग मार्क्स घटा देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पास करने लगे, और जब बहुत सारे बच्चे पास करने लगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो जनरली ये ब्लू लाइन विदाउट कैटालिस्ट, रेड लाइन विद कैटालिस्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम जगह पे है। इसने पाथ को ऑल्टर कर दिया बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, और इतना बैरियर कम हो गया तो ज्यादा लोग क्रॉस करने लगे, दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इसने क्या क्या किया, अगर मैं उसको क्लब करूं तो इसने पहले एक ऑल्टरनेट पाथ बनाया। क्या किया उसने, एक ऑल्टरनेट पाथ बनाया। उस ऑल्टरनेट पाथ में ध्यान से देखेंगे, ट्रांजिशन एनर्जी जो यहाँ थी उसको गिराया, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी उसको कम किया उसने, क्योंकि जो यहाँ पे पीक था वो डाउन हुआ, और जिसके कारण क्या हुआ, हमारा एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले ब्लैक लाइन इतना था, अब रेड इतना हो गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी गिर गया। इसके होने से हमें क्या क्या फर्क पड़ा, देखिए तो आप याद कीजिए हमारा रिएक्शन आर्हेनियस का K = A-E-EA/RT। अब EA की वैल्यू ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो अगर मैं EA को डिक्रीज करूं
तो के पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं ईए को डिक्रीज करूं। अगर माइनस साइन नहीं रहता तो ईए के डिक्रीज से के भी डिक्रीज करता, बट यहाँ माइनस साइन है तो ईए के डिक्रीज करने से के इंक्रीज कर जाएगा। तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी गिरेगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो हमने वेरीफाई कर दिया इसको आर्हेनियस इक्वेशन से भी कि ये जो फैक्टर है ईए का जैसे जैसे कम होगा रेट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा हुआ। अगर माइनस नहीं रहता तो ये के बढ़ने से के बढ़ता, बट ड्यू टू दिस माइनस साइन ये के घटने से के बढ़ेगा। और ये चीज अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको लेक्चर 6 में भी पढ़ाया हुआ है, और आप वहां पे जाके 34 से 35 मिनट के बीच में देखेंगे तो ये चीज डिटेल्स में पढ़ाई गई है लेक्चर 6 में। तो ये चीज क्लियर करने के बाद अब कुछ चीजें रह जाती हैं कि क्या क्या हमारा कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है कि किन किन चीजों को कैटलिस्ट अल्टर नहीं करता है, डू नॉट अल्टर। किन किन चीजों को कैटलिस्ट अल्टर नहीं करता है, तो कैटलिस्ट इन दो चीजों को अल्टर नहीं करता है। उसमें पहला हमारा डेल्टा जी, दैट इज गिब्स एनर्जी, और दूसरा क्या हमारा सेकेंड पॉइंट है हमारा के इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट। तो इन दोनों को कैटलिस्ट ऑल्टर नहीं करता है। तो मैंने कैटलिस्ट के बारे में भी ऑलमोस्ट सारी जानकारी आपको दे दी। कैटलिस्ट का इफेक्ट कैसा रहता है, तो जनरली इंक्रीज करता है, जनरली नहीं इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और खुद कंज्यूम नहीं होता है। और हाउ कैसे करता है, तो एक्टिवेशन बैरियर को डिक्रीज। देखिए पहले इतना बड़ा बैरियर था उसको गिरा दिया कैटलिस्ट ने, और एक ऑल्टरनेट पाथ अपने लिए चूज कर लिया, और थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी डिक्रीज किया, एक्टिवेशन एनर्जी को भी डिक्रीज किया। जिस कारण अगर बैरियर बड़े थे बहुत सारे लोग इसको क्रॉस नहीं कर पाते थे, बैरियर डिक्रीज कर दिया, अब ज्यादा लोग क्रॉस करते हैं और रेट बढ़ गई। मैंने उसको आर्हेनियस से भी जस्टिफाई किया कि ये के घटने से के बढ़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, और लेक्चर 6 में भी इस 35 मिनट के आसपास में एक गिवन है, तो ये लेक्चर 6 में भी क्लियर किया हुआ है। अब क्या क्या को ऑल्टरनेट कर नहीं कर ये ऑल्टर नहीं करता कैटलिस्ट, तो डेल्टा जी दैट इज गिब्स एनर्जी एंड के इक्विलिब्रियम दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इन दोनों को ऑल्टर नहीं करता। अब एक लास्ट क्वेश्चन अगर बन जाए कि मैंने बोला इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर कोई ऐसा चीज हो जो इंक्रीजेज की जगह रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करे, अगर इंक्रीजेज की जगह वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, डिक्रीज करे, तो उसको हम कैटलिस्ट नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे इनहिबिटर्स। क्या कहेंगे, इनहिबिटर्स, INHIBITOR, इनहिबिटर। तो ऐसे चीज, ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे वो कैटलिस्ट कहलाती है, और जब रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करे तो उनको इनहिबिटर कहते हैं। तो आई थिंक इसके साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप वीडियो को रिव्यू कीजिए, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि ग्राफिकल अप्रोच को जरा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच आपको आगे कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा आपके टाइम को सेव करेगा, और देख के आंसर बताना बहुत ही आसान हो जाएगा, और टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट टू सेव इन द एग्जामिनेशन। तो आप ग्राफिकल अप्रोच पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करें तो आपको लेक्चर्स में और मजा आएगा, और जल्दी ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, थैंक यू।